गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों का स्वागत है बैंकिंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कंटिन्यू हम जो है करंट अफेयर प्लस बैंकिंग अवेयरनेस जो कि पिछले 3-4 महीने की कंप्लीट करने पे लगे हुए हैं। तो आज का ये लेक्चर मार्च मंथ की बैंकिंग अवेयरनेस जिसके अंदर पार्ट सेकंड रहने वाला है। जी हाँ, हम लोग पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पार्ट जो सेकेंड है, ठीक है, वो हम अभी करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। इससे आप लोग जुड़े रहें, ठीक है। वो जुड़े रहें और जिस तरीके से हम लोग जो है डिस्कस करते जा रहे हैं रेगुलर बेस पे बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर हमारे एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पार्ट सेकंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट सेकंड के अंदर जो चीज़ हम देखेंगे यानी कि लगभग 10 न्यूज़ देखेंगे और 10 न्यूज़ से रिलेटेड लगभग यानी कि क्या है कि एक न्यूज़ से 3 क्वेश्चन भी लेके चलते हैं, तो यानी कि 30 क्वेश्चन हमारे जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो कंप्लीट कर चुके हैं जनवरी मंथ के 3 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किए थे, जो कि हमारी इस चैनल के अंदर डले हुए हैं। आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके वहां से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने फरवरी मंथ यानी कि फेब मंथ का पार्ट जो है वो 4 पार्ट किए थे, जो कि कंप्लीट पूरी तरीके से यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि करंट अफेयर के लेक्चर अपने अलग रहते हैं, मंथ वाइज जो है वो चलता ही है, डेली वाइज जो चल रहा है, ठीक है, तो वो नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि बैंकिंग एक मंथ की जो इंपॉर्टेंट रहती है, बैंकिंग के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। तो मार्च मंथ का पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से एक बार वापस से किसी ने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब हम आज जो डिस्कस करेंगे मार्च का ही पार्ट सेकंड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज की जो न्यूज आपके सामने है 11 नंबर न्यूज, यानी कि 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कि आरबीआई ने हाल ही में लॉन्च किया है यूपीआई 123 पे, है ना, यूपीआई 123 पे। सबसे पहले क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूपीआई 123 पे जो है वो किसने लॉन्च किया, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो फुल फॉर्म होती है, जिसको डेवलप किया गया है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। अगर आपसे पूछे कौन सी ईयर के अंदर लेकर आए थे यूपीआई, तो ध्यान में रखना है 2016 के अंदर लेकर आए थे। उसके बाद से जो है वो कंटिन्यू ये चल रहा है। फॉर फीचर फोन एंड डिजी साथी यानी कि ए 24x7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट, यानी कि हम जो डिजिटल पेमेंट जो हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए क्या है एक हेल्पलाइन जो है लेकर आए हैं, जो क्या यानी कि कोई भी तरीके की दिक्कत आती है, कई बार पेमेंट जो है वो ट्रांसफर नहीं होता अच्छे तरीके से, या फिर क्या है कि कहीं बीच में अटक जाता है, तो वो सिस्टम उसके लिए एक हेल्पलाइन लेकर आए हैं, ठीक है, 24x7। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आप लोग जानते हैं आरबीआई के बारे में, आरबीआई का फाउंडेशन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसके अब इस समय 25 नंबर के जो गवर्नर है जिनका नाम है शक्तिकांत दास, ध्यान में रखना है शक्तिकांत दास। अगर आपसे सीएफओ पूछा जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएफओ की पोस्ट पहली बार यानी कि हम कह सकते हैं कि आरबीआई के अंदर निकली, या सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो वो है सुधा बालाकृष्णन। कौन है, सुधा बालाकृष्णन। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, हैज लॉन्च 2 इनिशिएटिव, 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अगर हम बात करें पहला कौन सा है, तो पहला है यूपीआई 1.123 पे, ठीक है, जो प्रोवाइड करवाएगा यूपीआई पेमेंट फैसिलिटी ऑन फीचर फोन, यानी फीचर फोन जो है उसके ऊपर यूपीआई पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। द सेकेंड इज, उसका नाम रखा है डीजी साथी। क्या नाम रखा है, डीजी साथी नाम रखा है, जो कि 24x7 क्या है एक हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। तो ये भी हमें क्या कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट के अंदर हेल्प जो है वो करेगा, हम लोगों ने ध्यान में रखना है।
यूपी 123 पे जो है, ठीक है, विल प्रोवाइड टू यूजर्स ऑफ फीचर फोन द ऑप्शन ऑफ यूज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फॉर मेकिंग पेमेंट, यानी कि अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं ना, तो आपको उसके लिए क्या अलग अलग फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करवाएगा कौन, यूपी 123 पे। ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। दूसरा अगर हम बात करें जो ऐप बेस्ड फंक्शनलिटी है, या कह सकते हैं कि ऐप के द्वारा जो हम पेमेंट जो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, किसी को हम भेज रहे हैं एक फोन से दूसरे फोन पे या स्मार्टफोन से स्मार्टफोन के अंदर, तो उसके अंदर भी ये हमारी हेल्प करेगा। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो उस सिचुएशन के अंदर डिजी साथी जो है वो हमारी हेल्प करेगा, यानी कि जो क्या है, कहीं ना कहीं देखें तो ये हेल्पलाइन कह सकते हैं हमारे लिए 24/7, जो कि दोनों की दोनों किसके द्वारा लॉन्च की गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है वो लॉन्च की गई। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखो मिस्ड कॉल देना होगा, ठीक है, तो जिसके लिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक IVR सिस्टम है, यानी कि इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो भी इसके साथ में लॉन्च किया गया है। तो इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर है। इसके साथ में हमारे साथ में दिया गया है कि डिजी साथी क्या है, 24/7, जो कि हेल्पलाइन डिजिटल पेमेंट। दिस सर्विस विल प्रोवाइड यूजर विद ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स मिलेगा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट ट्रांसफर करें तो उसके लिए इसका टोल फ्री नंबर दिया गया है। इस टोल फ्री के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसका फायदा जो है वो हम लोग उठा सकते हैं, जो कि 2 लैंग्वेज में बेसिकली रहेगा। कौन कौन सी है, इंग्लिश और हिंदी के अंदर जो है अवेलेबल रहेगा, ये भी हम लोगों ने ध्यान रखना है। तो नेम ऑफ द यूपी फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय आरबीआई फॉर फीचर्स फोन, कौन सा लॉन्च किया है फीचर्स फोन के लिए, तो क्या लॉन्च किया है, यूपीआई, ठीक है, 1 2 3 पे याद रखना है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। दूसरा, नेम ऑफ द 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट लॉन्च बाय आरबीआई, तो इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था डिजी साथी। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन बनेंगे जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बाकी आरबीआई के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही है, ठीक है। और वैसे अगर यूपीआई की बात की जाए किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो याद रखना एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका फाउंडेशन हुआ था 2008 के अंदर इसका फाउंडेशन हुआ। और इसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है, तो मुंबई के अंदर हेड ऑफिस है। और अगर हम बात करें इसके एमडी एंड सीईओ की, तो उनका नाम है दिलीप आबसे, ठीक है, दिलीप आसबे है ना, ये इसके क्या हैं, सीईओ हैं, जो कि ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलिए, जैसा कि आपके सामने फोटो के अंदर दिखाया गया है, तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है, कहीं ना कहीं देखें तो आने वाले समय के अंदर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, यानी कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है उसने हाल ही में लॉन्च किया है मिस्ड कॉल एडवाइजरी सर्विस लॉन्च की है, लक्ष्मी फॉर वुमेन इन्वेस्टर्स। यानी कि जो हम आपको पता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से अगर हम देखें तो बैंकों द्वारा अलग अलग इनिशिएटिव जो है वो लाए जा रहे हैं। देख, जैसे लाइक दैट अगर हम बात करें तो जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए हम पढ़ते होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो लिमिट है वो पहले क्या थी, 5 लाख रुपए तक थी, अब उसको बढ़ाकर जो है 20 लाख रुपए कर दिया। यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को अगर लोन चाहिए किसके माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, तो 20 लाख रुपए तक का लोन जो है वो उनको दिया जाता है ना। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए क्या है कि वुमेन इन्वेस्टर्स के लिए एक स्पेशल मिस्ड कॉल एडवाइजरी जो है वो लॉन्च की है, जिसका नाम है क्या, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। ठीक है, अगर हम देखें किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च की गई है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कब लॉन्च की गई, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है, तो याद रखना है 8 मार्च को होता है। कब होता है, 8 मार्च को होता है, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है, एक कैंपेन चलाया गया है, ठीक है, वुमेन अंडर विच वुमेन इन्वेस्टर, जो कि इन वुमेन इन्वेस्टर्स है वो कनेक्ट हो पाए किसके माध्यम से, तो वुमेन फाइनेंशियल एक्सपर्ट, यानी कि ऐसी महिलाओं के साथ जुड़ पाए जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, जिनको पता हो कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ताकि वो उनसे सीखे और सीखकर क्या है कि अपना खुद का बिजनेस जो है वो डेवलप करे, अच्छे तरीके से उनको इंप्लीमेंट करे, अच्छे तरीके से उसको देखे। इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। द वुमेन फाइनेंशियल एक्सपर्ट विल देन गाइड करेंगे, एड्रेस क्वेरीज जो है उनको यानी कि सॉल्व करेंगे वुमेन इन्वेस्टर्स की, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो यानी कि टू बेटर अंडरस्टैंड कंसेप्ट सच एज वाई एंड हाउ टू इन्वेस्ट ए म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर किस तरीके से इन्वेस्ट करें, किस तरीके से वो इसका फायदा उठा सकते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं देखिए तो HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है, ध्यान में रखना है, क्लियर है। ठीक है, जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी कैंपेन जो है हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच म्यूचुअल फंड हाउस, तो कौन सा है, HDFC द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्या है थर्ड न्यूज, यानी कि 30 नंबर। ठीक, देखो जितनी भी चीजें हम डिस्कस करते जा रहे हैं कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड ये करंट इन्होंने इनिशिएटिव जो लॉन्च किया है, ठीक है, वो है। जैसे आरबीआई का हमारे सामने नाम आया, तो मैं बता दूं आरबीआई की कम से कम यानी कि 100 ऐसी न्यूज होगी पिछले 6 मंथ की जो हम लोगों ने पढ़नी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैं उसके ऊपर 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा आरबीआई के ऊपर भी, ठीक है, जिनके अंदर आपको एक एक न्यूज अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। आरबीआई द्वारा कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, आरबीआई द्वारा कोई लोन की स्कीम लॉन्च की गई है, बैंकों के लिए निर्देश लॉन्च किए गए हैं, बैंकों को यानी कि लाइसेंस रद्द किया हो, ठीक है, जैसे रेपो रेट वगैरह भी हाल ही में चेंज हुई थी, तो इस तरीके से चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सामने आती रहेगी। सेबी ने हाल ही में रेज किया है, यूपीआई लिमिट जो है वो बढ़ा दी है, किसमें, इन्वेस्टिंग इन डेप्ट सिक्योरिटीज टू R5 लाख, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको पता है सेबी जो कि हमारी कैपिटल मार्केट को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, देखो फाइनेंशियल मार्केट 2 होती है, ठीक है, एक होती है अगर हम देखें फाइनेंशियल मार्केट 2 होती है, एक मनी मार्केट है और एक कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट को जो कंट्रोल करके रखता है आरबीआई, ठीक है, और लेकिन कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करके रखता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रखा जाता है। आपको पता होगा रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो हेड है वो पहली महिला बनी है, जिनका नाम है मदाबी पुरी बच, याद रखना है ना, मदाबी पुरी बच जो है वो पहली यानी कि वुमेन इसकी हेड बनी है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, न्यूज के अंदर आते हैं। तो इन्होंने हाल ही में क्या किया, जो यूपीआई लिमिट हुआ करती थी ना उसको हाल ही में बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 5 लाख रुपए कर दिया। अगर आपसे पूछे पहले कितनी थी, आपसे पूछे पहले कितनी थी, तो याद रखोगे पहले 2 लाख रुपए लिमिट हुआ करती थी, अब 2 लाख की जगह बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5 लाख रुपए इसकी लिमिट कर दी गई है, जो कि हम लोगों ने ध्यान रखना है। देखिए, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया has increased the investment limit for retail investors applying a public issues of debt securities with the facility of block fund through UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मैकेनिज्म फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख रुपीज। यानी कहने का मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी पहले 2 लाख रुपए हुआ करती थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी है, 5 लाख रुपए कर दी है, तो ये आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये खास करके ध्यान में रखना है। डेब्ट सिक्योरिटीज की बात की जाए, कैन इंक्लूड नॉन कन्वर्टेबल यानी कि सिक्योरिटीज है, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो आने वाले समय के अंदर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये लिमिट किस लिए है, तो दिस हैज बीन डन टू ब्रिंग अनइंफॉर्मेटिव इन यूपीआई लिमिट अलाउड इन आईपीओ। आईपीओ के माध्यम से यानी कि क्या है कि अगर कोई जैसे आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो एक जो ब्लॉक्ड अमाउंट होती है, ठीक है, उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि लिमिट जो है वो बढ़ाई गई है। चलिए यहां पे दिया गया, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स अप्लाइंग इन पब्लिक इश्यूज ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज विद द फैसिलिटी टू ब्लॉक थ्रू द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मैकेनिज्म। तो कितनी है, 5 लाख रुपए हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसके बाद में व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर इन्वेस्टर्स अप्लाइंग फॉर आईपीओ वाया यूपीआई फैसिलिटी, तो 5 लाख रुपए है ना ये। लेकिन इसमें ध्यान में रखना है पहले ये जो है 2 लाख था, अब इसका कितना कर दिया, 5 लाख रुपीज कर दिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर दिया भी गया है। सेबी की बात करें तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, सेबी की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फाउंडेशन होता है सन 1992 के अंदर 12 अप्रैल को। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और सेबी के सीईओ जो रिसेंटली बने हैं उनका नाम क्या है, मदाबी पुरी बच, और फर्स्ट वुमेन है, ध्यान में रखना है ना, फर्स्ट वुमेन है। ठीक है, जो इसकी क्या है, सीईओ बनी है, ध्यान में रखना है। और एसबीआई के सेबी के एमडी जो है उनका नाम क्या है, तो अश्विनी भाटिया जो है वो इसके क्या है, एमडी है। ये भी हम लोगों ने ध्यान रखना है, क्लियर है। होप सो यहाँ तक सभी को बात जो है वो समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉन्टैग, ठीक है, लॉन्च वॉइस से यूपीआई, ठीक है, वॉइस से यूपीआई। देखो आज के इस पार्ट में ना मोस्टली अगर हम देखें तो सारे जितनी न्यूज आ रही है यूपीआई से रिलेटेड आ रही है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यूपीआई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताओ मुझे, हम 2 चीज़ें पढ़ते होते हैं, एक यूपीआई पढ़ते हैं और एक भीम पढ़ते हैं, ठीक
ठीक है। भीम को सबसे पहले कौन से देश के अंदर लागू किया गया और यूपीआई को सबसे पहले कौन से देश के अंदर लागू किया गया, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, तब तक मैं इस न्यूज पे बताता हूं। हाँ, टोनटेक लॉन्च वॉइस से यूपीआई डिजिटल पेमेंट फॉर फीचर फोन यूजर्स इन पार्टनरशिप विद एनएसडीएल पेमेंट बैंक। यानी कहने का मतलब टोनटेक जो है, ठीक है, हेज पार्टनर विद एनएसडीएल। एनएसडीएल यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो माध्यम होता है, ठीक है, एक पेमेंट बैंक खोला था, आपको मालूम होगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये एक डिपॉजिटरी है, इस चीज का ध्यान में रखना है, जो कि किसके अंडर में आते हैं, एनएससी जो है, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है, उसके अंडर में आता है, ध्यान में रखना है ना। तो पेमेंट बैंक एंड एनपीसी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च इट्स वॉइस से यूपी। अब एनएसडीएल का एक पेमेंट बैंक भी बना था, आपको पता है, जिसको लाइसेंस दिया गया था, तो उसके माध्यम से इन्होंने पार्टनर किया है किसके साथ, टोनटेक के साथ, किसके लिए, वॉइस से यूपीआई पेमेंट सर्विस जो है वो शुरू की है, ठीक, किसके लिए, तो फोन यूजर्स के लिए, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि यूपी 123 पे जो है, अभी पढ़ के आए थे, है ना, तो ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो है वो लॉन्च किया था, इसका भी इसके अंदर फायदा मिलेगा। टोनटेक इज ए साउंड बेस्ड प्रोक्सीमिटी कम्युनिकेशन है, जो क्या करता है कि हम कह सकते हैं कि साउंड से रिलेटेड चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कर्नाटका यानी कि हम कह सकते हैं ये सर्विस प्रोवाइडर है, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर हेडक्वार्टर है, और वॉइस से यूपीआई पेमेंट सर्विस जो है, फीचर फोन यूजर नीड टू कॉल ऑन IVRS के माध्यम से कॉल करके इसका फायदा जो है वो उठा सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। लेकिन इस पूरे के अंदर मैंने आपको दो चीजें पूछी कि यूपीआई सबसे पहले कहां लागू किया गया, ये तो क्वेश्चन है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यूपीआई और भीम, है ना। तो भीम जो है, भीम का क्या है, बी, है ना, बी का मतलब क्या हो गया, भूटान, ठीक है। ध्यान में रखना है कि भीम जो लागू किया गया था वो भूटान में लागू किया गया था, और यूपीआई जो सबसे पहले लागू किया गया था वो नेपाल के अंदर लागू किया था। हालांकि उसके बाद बहुत सारे देश हैं जहां पे यूपीआई जो है वो लागू कर दिया गया है, लेकिन सबसे पहले की अगर हम बात करें ना, तो कहां लागू किया गया वो ध्यान में रखना है। चलिए, विच बैंक हैज लॉन्च वॉइस से यूपीआई पेमेंट सर्विस, तो किसने लॉन्च किया, तो दिया गया है किसने, तो ये अपने पास में है एनएसडीएल पेमेंट बैंक ने, है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक ने, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, क्लियर है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलो, उसके बाद में वॉइस से यूपीआई पेमेंट सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड बाय, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सॉरी, किसके द्वारा, तो टोनटेक जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि हम लोगों ने ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो एक्सिस बैंक लॉन्च हाउस वर्क इज वर्क, ठीक है, इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, एक्सिस बैंक द्वारा। एक्सिस बैंक के बारे में जब भी बात आती है तो आपके सामने दो चीजें ध्यान में होनी चाहिए। पहला ये कि एक्सिस बैंक इंडिया का पहला प्राइवेट बैंक है जिसको लाइसेंस दिया गया था, आपको मालूम है, सन 1993 के अंदर 4 के अंदर इसने अपना ऑपरेशन शुरू किया था। अगर आपसे पूछे इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है एक्सिस बैंक का, तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सा है, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1964 के अंदर, ठीक है, तो वो इसका क्या है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक्सिस बैंक की बात करें तो इसके एमडी जो है, चेयरमैन जो है, उनका नाम क्या है, तो अमिताभ चौधरी है, सब लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो हाउस वर्क इज वर्क इनिशिएटिव टू ब्रिंग एजुकेटेड अर्बन वुमेन टू वर्कफोर्स, यानी कहने का मतलब कि एक्सिस बैंक द्वारा हाल ही में रोल आउट किया गया एक इनिशिएटिव का, जिसका नाम रखा है हाउस वर्क इज वर्क, ठीक है, टू ऑफर कर रहा है अपॉर्चुनिटीज टू सच अर्बन एजुकेटेड वुमेन, यानी कि अर्बन के अंदर, यानी कि शहरी क्षेत्रों के अंदर जो महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी है, उनको कि वो क्या कर सकती है कि प्रोफेशनल स्पेस के माध्यम से क्या है, एजुकेटेड वुमेन वो वांट टू रिजॉइन द प्रोफेशनल स्पेस, यानी कि कुछ काम जो है वो कर सकती है, घर से ही काम कर सकती है, ऐसा इनिशिएटिव वो लेकर आई है। लॉन्च ए बैंक फील्स दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ अर्बन एजुकेटेड वुमेन इन द वर्कफोर्स इज स्टिल नॉट ए डिजायर लेवल्स, है ना, यानी कि ज़्यादा बड़े लेवल का नहीं है, छोटा मोटा कोई काम है तो वो कर सकती है। स्किल होनी चाहिए कि स्किल रिलेटेड कोई बहुत सारी जॉब्स रोल्स जो है उनको बैंक के माध्यम से जो है वो दी जाएगी। तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि हाउस वर्क इज वर्क जो है कैंपेन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ध्यान में रखना है, ये लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक द्वारा, है ना, एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्सिस बैंक की जब भी बात आती है मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट बैंक है, ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट बैंक है जो इस समय चल रहा है।
टोटल प्राइवेट बैंकों की संख्या आपसे पूछा जाए कितनी है ना, तो याद रखना है 21 प्राइवेट बैंक है। न्यू प्राइवेट बैंक जिनको रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार यानी कि लाइसेंस दिया गया था वो कितने हैं, तो 2 है। ठीक है, नंबर 1 कौन सा है, IDFC बैंक है ना। पहले IDFC बैंक था लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके 2018 के अंदर एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, कैपिटल फर्स्ट, तो वो इसके अंदर मर्ज होगी, तो इसका नाम क्या हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक। क्या हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक है ना, ध्यान में रखना है। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है बंधन बैंक। इन दोनों को जो है लाइसेंस 2014 के अंदर टेम्परेरी बेस पे दिया गया था, लेकिन परमानेंट बेस पे इन दोनों को लाइसेंस जो है वो 2015 के अंदर दे दिया गया था। तो ये 2 न्यू बैंक है रिसेंटली जिनको ओपन किया गया था। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ दिया गया है, सारी कहानी जो है वो लिखी हुई है, तो ध्यान में रखना है। एक्सिस बैंक रोल आउट हाउस वर्क इज वर्क इनिशिएटिव, ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक, इंडिया और वर्ल्ड बैंक जो है दोनों ने मिलकर क्या लॉन्च किया है, तो यानी कि एक MOU साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ इंडिया ने। किसके लिए, तो $, कितना 125 मिलियन लोन लिया है। किसके लिए, तो सोशल प्रोटेक्शन सर्विस इन वेस्ट बंगाल के लिए। किसके लिए, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यानी कि दीदी का जो घर है ना, यानी कि ममता बनर्जी यहाँ की CM है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो द वर्ल्ड बैंक है साइन 125 मिलियन लोन। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि आपको पता है कि हर एक स्टेट को कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है, ज्यादातर जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गया, NDB हो गया, है ना, ये लोन देते रहते हैं। लोन देने का मतलब ये है कि वहां पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट चलाना जिसके माध्यम से आने वाले समय के अंदर क्या है कि वो ग्रोथ हो, डेवलप हो उस स्टेट का। ठीक है, ताकि क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि एक अच्छे लेवल पर हमारी इकोनॉमी जो है उसको भी मजबूत करने का इसका कह सकते हैं एक मेन बड़ा मकसद रहता है। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं फंडिंग हो और बाद में धीरे धीरे क्या है कि जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं तो उनको भी एक अच्छे लेवल पर पहुंचाना जो है बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो ये किसके लिए दिया है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए लिया है। क्या सपोर्ट करेगा वहां पर, तो यानी कि सोशल प्रोटेक्शन सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। किसको, तो जो यानी कि गरीब लोग हैं और साथ में यानी कि ऐसे ग्रुप जो स्टेट के लिए क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, है ना, उन ग्रुपों को। द लोन फॉर प्रोजेक्ट टाइटल वेस्ट बंगाल जो है बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट बोला गया है, विल बी एक्सटेंडेड थ्रू IBRD। IBRD का मतलब आपको पता है वर्ल्ड बैंक के ना 5 सहयोगी शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं, 5 सहयोगी शाखाएं हैं। उसमें से कौन सी, जो IBRD है, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसके द्वारा ये फंडिंग जो है ना वो दी गई, ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलिए तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। हाउ मच अमाउंट लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर वेस्ट बंगाल, तो दिया गया था $125 मिलियन। तो याद रखना है $125 मिलियन जो है, ठीक है, वो दिया गया है, ध्यान में रखना है। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड लोन, लगभग कितना $125 मिलियन टू वेस्ट बंगाल। तो वैसे तो अगर बात करें तो कौन सा है, वर्ल्ड बैंक है, लेकिन वर्ल्ड बैंक अगर ऑप्शन में ना हो तो क्या हो सकता है, IBRD हो सकता है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर तो दिया गया वर्ल्ड बैंक के बारे में, फाउंडेशन 1944 के अंदर हुआ US में। फाउंडर इसके जॉन यानी कि मैनार्ड ये है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, फाउंडर्स आजकल कोई नहीं पूछता है। हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है वॉशिंगटन DC। प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, तो डेविड मालपास जो है वो इसके क्या है, प्रेसिडेंट है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए आगे की न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, नेफिड, क्या नाम है, नेफिड टू बी रेगुलेटेड एज AIFI अंडर RBI एक्ट। नेफिड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो कि हमारे सामने यहाँ दे भी गई है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, विल बी रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय इट एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी कि क्या है, हम कह सकते हैं रेगुलेट करेगा एज ए, किसकी तरह, तो AIFI अंडर RBI एक्ट के अंडर में। RBI एक्ट कौन सा लगता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के तहत। ठीक है,
नेफिड विल बी रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज बाय आरबीआई। नेफिड किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है या सुपरवाइज किया जा रहा है? आरबीआई के द्वारा। एज एन किसकी तरह? उसी की तरह जिससे कि एआईएफआई को करता है। एआईएफआई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तहत, ठीक है। कौन से सेक्शन के तहत? तो 45L और 45N के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसको रेगुलेट करेगा, ध्यान में रखना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो आरबीआई जो है 4 इंस्टीट्यूशन हैं जिनको यानी कि रेगुलेट कर रहा है, एग्जिम बैंक को, नाबार्ड को, एनएचबी को, सिडबी को, ठीक है। और अब अगर देखें फिफ्थ कौन सा हो जाएगा? तो एआईएफआई हो जाएगा, ध्यान में रखकर। रेगुलेट कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है? प्रेजेंटली आरबीआई जो है इनको क्या है? रेगुलेट कर रहा है, बाकी को नहीं। वैसे देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में भी आती है। नेफिड जो है वो क्या है कि सेटअप एज ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो यानी कि सपोर्ट करता है किसके लिए? तो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करता है पूरे इंडिया के अंदर, ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। नेफिड से रेगुलेटेड बाय आरबीआई अंडर विच एक्ट? तो एक्ट कौन सा है? 1934। हाउ मेनी देयर आर? आरबीआई के अंडर में कितने आते हैं? तो टोटल अब 5 हो गए, पहले कितने थे? 4 थे, ध्यान में रखना है। चलिए हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है नेफिड के बारे में। फाउंडेशन हुआ था अप्रैल 2021 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन का नाम है केवी कामत। केवी कामत क्या है? चेयरमैन है। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आरबीआई डायरेक्ट पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड टू स्टॉप एंड ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स। यानी कि हम कह सकते हैं, आपको पता है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है, ठीक है, कौन सा है? पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड जो है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो स्टॉप ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स, यानी कि न्यू कस्टमर को ऑनबोर्डिंग नहीं करना, ये इनको यानी कि आरबीआई ने कहा है। क्यों कहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड पेटीएम पेमेंट बैंक टू स्टॉप द ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट के साथ में क्या? ऑनबोर्डिंग करना बंद कर दो। क्यों? कि आरबीआई हैज टेकन दिस स्टेप अंडर द पावर यानी कि कन्फर्ड इट्स सेक्शन 35A के तहत जो है आरबीआई के पास ये अधिकार है कि किसी भी बैंक के ऊपर क्या कर सकता है, वो इस तरीके से यानी कि कह सकते हैं कि रेगुलेशन के तहत उनके ऊपर बाउंडेशन लगा सकता है। तो आरबीआई ने इसका पूरा इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर क्या है, इनको बंद करवाया है। आरबीआई हैज एडवाइज पेटीएम पेमेंट बैंक टू अपॉइंट एन आईटी ऑडिट फर्म टू कंडक्ट ए हम कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट और आईटी सिस्टम। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर क्या होता है कि कोई भी बैंक अगर किसी कस्टमर की आईडी का, किसी कस्टमर की यानी कि क्या है कि इंफॉर्मेशन का अगर वो गलत यूज करता है या फिर उसको कहीं लीक करता है या फिर यानी कि क्या है कि बैंकों के पास हम लोगों ने जो डाटा दिया वो हमारा लीक होता है, तो उसके ऊपर आरबीआई क्या है कि एक्शन ले सकता है। इसी तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं इसने क्या किया होगा कि कस्टमर की यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका गलत यूज किया होगा, या आरबीआई की जो गाइडलाइन है उनको पूरी तरीके से ये क्या है कंप्लीट नहीं कर पाया होगा। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या कर दिया, पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर बाउंडेशन लगा दी कि आप जो है अब ऑनबोर्ड नहीं करोगे कस्टमर्स को। तो ये ध्यान में रखना है। कौन सा बैंक है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक है ना। आपसे पूछे पेटीएम पेमेंट बैंक किस तरह की बैंकिंग प्रोवाइड करवाते हैं, तो फटाफट से कमेंट में लिखोगे आरबीआई हैज बेयर पेटीएम, है ना, यहाँ पेटीएम आना था, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड टू स्टॉप द ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स अंडर विच सेक्शन। सेक्शन कौन सा है? तो 35A सेक्शन, और एक्ट कौन सा लगता है? 1949 के तहत। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है। तो मैंने पूछा पेटीएम पेमेंट बैंक कौन सी तरह की बैंकिंग प्रोवाइड करवाता है, तो ये नीच बैंकिंग प्रोवाइड करवाता है भाई। कौन सी? नीच बैंकिंग प्रोवाइड करवाता है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए तो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। हाँ, देवाशीष पांडा जो है उनको हाल ही में अगर देखें तो इडाई का क्या नियुक्त किया गया है? इडाई का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। इडाई यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो सन 1999 के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन सन 2000 से वो अपना काम जो है वो शुरू करता है, और सन 2000 के बाद से कंटिन्यू जो है वो क्या कर रहा है कि हमारे जितने भी इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, जैसे 28 अगर हम बात करें तो जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां, 26 और लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां, उन सभी को कंट्रोल करने का काम कर रहा है कौन? तो ये इडाई वैसे देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां वो 6 है, उनको भी कंट्रोल करता है, इसके साथ में बाकी भी। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले
इंश्योरेंस की कौन सी कंपनी इंडिया के अंदर आई थी, तो याद रखना है सन 1818 के अंदर 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस जो है सबसे पहली कंपनी खुली थी। उसके बाद से अगर देखें तो बहुत सारी जो है कंपनियां आ चुकी है और आज के समय में सबसे बड़ी इंश्योरेंस की कंपनी कोई है तो वो है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं, एक जनरल इंश्योरेंस है और एक अपना लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस उनका होगा जो सजीव चीजें हो, यानी कि चलती फिरती हुई चीजें हो, जिनके अंदर जान हो, जिनके अंदर यानी कि आत्मा हो, है ना, जो यानी कि सांस ले पा रहे हो, है ना, तो उन सभी का क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा। बाकी सबका जनरल इंश्योरेंस होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देवाशीष पांडा को जो है यानी कि बनाया गया है, ध्यान में रखना है। देवाशीष पांडा को चेयरमैन नियुक्त कर दिया है, किसका, तो IRDAI का। बस इतना आपको मालूम होना चाहिए। IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हैदराबाद के अंदर, ध्यान में रखना है। Who has been appointed as the chairman of IRDAI, तो देवाशीष पांडा जो है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ध्यान में रखना है। दिया गया है आपके सामने, सर 1999 के अंदर फाउंडेशन हुआ था, लेकिन याद रखना कि इनकॉर्पोरेटेड, है ना, यानी कि इसने काम करना सबसे कब से शुरू किया था, तो 2000 से शुरू किया था, ध्यान में होना चाहिए। फाउंडर थे दयाल सिंह मजीठिया, हेडक्वार्टर है हैदराबाद। चेयरमैन इस समय कौन है, देवाशीष पांडा है, ध्यान में रखना है। और अपने सारे के सारे इंडिया के अंदर जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस कंपनियां, उनको कंट्रोल करने का, उनको रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, IRDAI कर रहा है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, EPFO लोअर इंटरेस्ट रेट जो है वो हाल ही में, अगर EPFO यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, आपको पता है हर एक पर्सन का PF कटता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हो, तो हर एक पर्सन का PF कटता होता है। PF जो कटता है उसको अगर आपको वापस निकलवाना हो तो कौन से नंबर का यूज करते हैं, कौन सा वो कोड है जिसका यूज होता है, वो कमेंट बॉक्स में बताओगे, तब तक मैं न्यूज़ बता देता हूं आपको। तो इसने हाल ही में क्या किया है कि जो PF कटता है, जो PF डिपॉजिट्स है उनका, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो कितना 8.1% कर दिया है 2021-22 के लिए। ये इतना ही हम लोगों ने ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इसके साथ में एक चीज जो आपको और मालूम होनी चाहिए, वो चीज क्या है, तो वो चीज ये है कि ये जिस तरीके से ये सारा सिस्टम जो है चल रहा है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट कम की जाती है तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि कार्य भी जो है वो हो रहा है। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि कौन सा वो नंबर होता है, तो याद रखना है UAN नंबर होता है। कौन सा होता है, UAN नंबर, ठीक है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। क्या बोलते हैं इसे, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जिसके माध्यम से अगर हम बात करें तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं उन जो हमारा PF करता है तो उसको वापस से क्या है, हम रिकवर कर सकते हैं। क्लियर है। पहले इंटरेस्ट रेट कितनी थी, तो 8.5 थी, जिसको अभी कितना कर दिया है, तो 8.1 कर दिया है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। चलिए, आपके सामने दो क्वेश्चन बन सकते हैं। द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट 2021 व्हाट परसेंट लोअर देन, पिछले से कितनी लोअर है, तो 0.4% जो है वो कम हो गई है। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फिक्स्ड बाय EPFO 2021-22, कितना कर दिया, तो 8.1% कर दिया है। ये हम लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे हर साल की जो है दी गई है 1999 से लेकर अब तक, ठीक है, कहाँ कहाँ कितनी रखी गई है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो 1999 2000 में 12% थी सबसे पहले, ठीक है, फिर 11 की गई, फिर बीच में कम हो गई, फिर बीच में 2009-10 में जो है 9.5 आई थी, बाकी जो है यहीं घूम रही है, 8 के आजू बाजू में चल रहा है सब कुछ। ठीक है, ये ग्राफ दिया गया। क्लियर है। चलिए, होप्सो यहाँ तक सभी को बात जो है वो समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। मैं आपको बता दूं कि इसकी PDF आपको कहाँ से, बैंकिंग एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, डेली PDF बाय बैंकिंग एकेडमी, यहाँ से मिल सकती है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और होप्सो आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से सारा समझ में आया होगा। कंटिन्यू इसी तरीके से, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मॉर्निंग में 6:15 को हमारा जो है एक लेक्चर चलता है, जो 10 मिनट के अंदर हम क्या है कि मोस्ट 20 न्यूज़ जो होती है वो डिस्कस करते होते हैं। उसके बाद में 2:15 यानी कि 2:15 PM पर जो है द हिंदू का लेक्चर चलता होता है। और फिर 6:15 इवनिंग के अंदर जो है 6:15 पे हमारा करंट अफेयर का जो है यानी कि CNA करंट न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर जो है वो डेली चलता है। तो इन लेक्चर को जो है रेगुलर बेस पे ज्वाइन करिए। और आगे आने वाले समय के अंदर जो हमारा टारगेट है, चाहे वो आपका IDBI का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका बैंक का यानी कि RRB का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो आपका यानी कि IBPS का एग्ज़ाम हो,
ठीक है, चाहे वो आपका SBI का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। क्लियर है? होप सो सभी को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।